So दोस्तों, वेलकम बैक. सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. सो इसमें हमने बताया था जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम हम काउंटर करते हैं कि किस किस फील्ड में हमारी समस्याएं हैं रिलेटेड टू स्टेट ऑफ नेचर, रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, एंड तब हम फाइंड करते हैं आइडेंटिफाई एंड नैरो डाउन ए जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, जैसे कि मैं बता रहा था पिछले लेक्चर में, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं. अगर हम उनको एकदम बहुत बिग एस्पेक्ट में लेंगे तो कभी भी समस्याओं को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए, समस्याओं को नैरो डाउन और जनरल टर्म में लेना चाहिए, यानी कि बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेप में हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद कह रहे हैं रिजोल्व एम्बिग्युइटी एंड एसेस फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखिए, कोई भी बड़ा अगर हमारे सामने एक एस्पेक्ट है तो हम डायरेक्टली काउंटर नहीं कर सकते. सपोज करो कि अगर डेवलपमेंट की बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम कहें कि रातों रात इंडिया जो है डेवलप नेशन बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. बल्कि उसके लिए मेहनत करनी होगी और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे हमें वर्क करना होगा. सोसाइटी के बॉटम से टॉप तक ईच इंडिविजुअल को वर्क करना होगा अकॉर्डिंगली. तो यही कह रहे हैं कि रिसोल्व एम्बिग्युइटी एंड एसेस फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन. हमें जो सॉल्यूशन देखना है वो फिजिबल देखना है. ठीक, राइट. सो उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे हमें रिजोल्व करनी है एम्बिग्युइटी एंड एसेस फिजिबल सॉल्यूशन, देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिस्कस विद कलीग, गाइड और एक्सपर्ट. देखिए, अब जब देश की बात होती है तो कहते हैं कि जो भी समस्या है वो देश के बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स या वो लोग जो उसको टैकल करने में हम मतलब हेल्प कर सकते हैं, उन्हीं के साथ वो डिस्कस होती है. अब एक हाउस होल्ड है, एक फैमिली में अगर कोई समस्या है तो उसमें पेरेंट्स, उनके बच्चे और जो भी फैमिली मेम्बर हैं वही उसको रिजोल्व करेंगे. राइट. सो यहाँ पर जो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है, तो एक रिसर्चर, देन उसका गाइड, राइट, और उसके कलीग जो को रिसर्चर हैं वही उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो भी टॉपिक है रिलेटेड और उसका एक्सपर्ट है तो आप उसको वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. तभी तो हम कहते हैं कि को ऑथर होता है, कोई गाइड होता है, या फिर किसी भी टॉपिक पे अगर रिसर्च करनी है तो एक्सपर्ट वहाँ पर रिव्यू करता है. राइट. तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिस्कस विद कलीग, गाइड और एक्सपर्ट. राइट. नेक्स्ट ये करें रिव्यू ऑफ लिटरेचर. देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक एस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं कि हाँ छोटा सा है, लेकिन ये वाइडर इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरियस स्टडी हमें पढ़नी होती है. वेरियस, देन इसमें दो टाइप से हमें रिसर्च स्टडी करनी होती है. कंसेप्चुअल, जिसमें कि हमें थ्योरीज और कंसेप्ट देखने होते हैं, किसने क्या थ्योरी दी, क्या कंसेप्ट दिए. दूसरी क्या होती है, एम्पायरिकल, प्रीवियस सिमिलर स्टडीज, लाइक एम्पायरिकल डाटा एनालाइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं. सपोज करें कि पॉवर्टी पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो दांडेकर एंड रात, आपने सुनी होगी, दांडेकर एंड रात. अब 1971 की बात है. उस समय जो पॉवर्टी की मेजरमेंट कर रहे होंगे या पॉवर्टी पर वर्क कर रहे होंगे वो रिसर्चर, या अभी हमने देखा रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, रंगराजन, तो दोनों में डिफरेंस होगा. कैलोरी बेस पे लेना है, कैलोरी इंटेक जो है, या फिर हमें पर कैपिटा पे से लेना है, मंथली देखना है, पॉवर्टी का लेवल क्या है. तो जो रिसर्च एट दैट टाइम और जो रिसर्च अब हो रही है, दोनों में डिफरेंस होगा. अब उस रिसर्च को हम पढ़कर, अंडरस्टैंड कर कर फिर जो फर्दर रिसर्च करेंगे उसमें पास्ट का, प्रेजेंट का
इंक्लूड करके फ्यूचर कंसेप्ट बनाएंगे कि हमें जो है अभी हमारी पॉपुलेशन सपोज इंडिया की 140 बिलियन अप्रोक्स, लेकिन एट दैट टाइम 1971 में तो बहुत कम थी पॉपुलेशन, ऐसा मान लीजिए कि 70 करोड़ या 80 करोड़ के आसपास, राइट। तो डेट टाइम पॉपुलेशन एंड अभी पॉपुलेशन में डिफरेंस हुआ, और जो फ्यूचर में पॉपुलेशन होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी जो लैंड है, मास ऑफ एरिया, वो तो एक फिक्स है, वो तो नहीं बढ़ सकती। हमने स्टडी की माल्थस की थ्योरी, तो माल्थस की थ्योरी में जैसे कि क्या कहते हैं कि देयर इज टू एस्पेक्ट, बता देता हूँ। रॉबर्ट माल्थस, तो उसने टू एस्पेक्ट क्या कह दिए, एक तो दिया कि ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ज्योमेट्रिक मीन में बढ़ रही है, जैसे कि पहले 2 लोग थे, फिर 4 हो गए, फिर 4 के 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32, राइट। और जो हमारा खाद्यान्न है, जो फूड अवेलेबिलिटी है, वो हमारी अरिथमेटिक में बढ़ रही है, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट। तो फूड अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड लेवल से बढ़ रही है, बट हमारी पॉपुलेशन जो है वेरी फास्ट ग्रोइंग लेवल, राइट। तो ऐसा कह रहे थे माल्थस कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मिसमैच हो जाएगा और स्कार्सिटी हो जाएगी, लोग हंगर से, स्टारवेशन, लाइक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नेचर इसको ऑटोमेटिक जो है बैलेंस कर देगी, यानी कि जैसे कि क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेटी जाती हैं, जैसे कोविड-19 आया या फिर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, मास लेवल पर लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग मतलब हमारे अर्थ से जो है डेथ हो जाएंगे। तो फिर नेचर ऑटोमेटिक बैलेंस कर देती है। एक बैलेंस करने का होता है कि ह्यूमन मेड, के सरकार ने जो है नेसेसरी स्टेप लिया, फैमिली प्लानिंग या फिर अदर मीन ऑफ मोड, तो उसके थ्रू क्या है, हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए आप जो है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बनाइए। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मीन्स इतने लोग जितने कि आप मैनेज कर सकें, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, उनको अच्छा फूड न्यूट्रिशन दे सकें, उनको अच्छी क्लोथिंग दे सकें। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं, आपके चिल्ड्रन जो भी हैं, वो बच्चे अच्छे से वो जो है ना ही एजुकेशन ले पा रहे हैं और ना ही न्यूट्रिशन, तो ऐसी पॉपुलेशन जो है एक बर्डन हो जाती है सोसाइटी। देन 5th पॉइंट है रिफेरेंस इनटू एनालिटिकल ऑपरेशन टर्म्स, मेक इट क्लियर, स्पेसिफिक एंड रीजनेबल। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो भी आपने स्टडी ली है उसको एक क्लियर वे में आपको स्पष्ट मेजर करना है, अपनी रिसर्च में नोट डाउन करना है। जैसे कि व्हाट डाटा टू कलेक्ट, क्या डाटा कलेक्ट करें। देखिए रॉ डाटा अवेलेबल है, हर जगह डाटा अवेलेबल है, डाटा आइदर आपके मोबाइल फ़ोन से लेके और आपके सराउंडेड एरिया, बट आपको कौन सा डाटा लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है और उसको कैसे टेक्निक लगा के यूज करना है, ये भी क्वेश्चन होता है। डाटा लेना, डाटा को कितनी मात्रा में लेना है, कितना लेना है। जैसे ऐसे मान लीजिए आपने चाय ली और चाय में आपको शुगर कितनी रखनी है, ज़्यादा रखेंगे तो आप डायबिटिक या फिर हाई शुगर के मतलब पेशेंट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको एक लिमिट में लेना है। ऐसे ही डाटा कलेक्ट करने में व्हाट डाटा टू कलेक्ट, मेथड एंड टेक्निक्स कौन सी लगानी है, एंड से फाइनल रिपोर्ट आपको क्या बनानी है, कंक्लूजन, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या निकालना है उसके बेस पे तो आप एनालाइज करेंगे डाटा को, राइट। देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, इस स्टेप में आप वेरी इंपॉर्टेंट के पर्पस क्या है आपका, जो लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं आप, उसका पर्पस क्या है आपका। बस जस्ट आपने इसलिए इंक्लूड किया आपने रिसर्च पेपर में बहुत सारे लिखने चाहिए, या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैंने इतनी स्टडी पढ़ी है, या खाली कॉपी पेस्ट किया,
या आपने वहाँ से कुछ रिसर्च गैप फाइंड किया। फर्दर मैं कहूँगा कि जैसे प्रीवियस स्टडी होती है, उन प्रीवियस स्टडी और जो नीड है फ्यूचर की, उसमें जो गैप है हमें वो फाइंड करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है गैप। क्योंकि सपोज करें कि अगर दादा भाई नरोजी ने, तो आपने सुना होगा दादा भाई नरोजी का नाम, ठीक, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी इन ब्रिटिश टाइम पीरियड, ठीक। उस समय इन्होंने पर कैपिटा जो इंडिविजुअल की इनकम रखी थी 20 रुपीज़ रखी थी, ठीक। तो ये भी बहुत ज़्यादा थी उस समय, ठीक। 1882 के टाइम की बात है, तो उस समय ये भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज हम कहें कि 2025 में अगर हम हैं और 2025 में हम एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की 20 रुपये एनुअल इनकम रख दें, ठीक, तो ये एकदम उचित नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि अभी जो इनकम है, सपोज 1000 पर डे आदमी कमा रहा है। जब 1000 पर डे कमा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, साल में 365 दिन होते हैं, तो फिर कितनी इनकम हो जाएगी, 3,65,000 ईयरली एनुअल, ऐसे बोल रहे हैं मिनिमम। अब फ्यूचर में आदमी 5,000 रुपये पर डे भी कमा सकता है, तो फिर वो कितनी हो जाएगी। तो हमें फ्यूचर एस्पेक्ट से रिसर्च करनी है, प्रेजेंट सिनेरियो को, पास्ट सिनेरियो को मिक्स करके फ्यूचर के कंसिक्वेंस में हमें थिंक करना है, ऐसी रिसर्च करनी है। तो कह रहे हैं हमें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चूज करके प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हमें ऑब्जेक्टिव ऐसे डिफाइन करने हैं जहाँ पर डुप्लीकेशन ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रंगराजन जी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसी को हमें दोबारा से पब्लिश नहीं करना है, उसी को प्रेजेंट नहीं करना है। हमें अपने टर्म्स में, अपने कंसिक्वेंस में रिपोर्ट तैयार करनी है कि अभी पॉवर्टी कितनी है, राइट। जैसे कि एक्टिविटीज़ किया है मैंने, राइट ए ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रॉब्लम। हमें एक ब्रीफ सा सिनॉप्सिस लिखना है, हमारी जो परेशानी, जो हमारी प्रॉब्लम, राइट। उसमें क्या होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट होगा, इंडेक्सिंग, जैसे बिब्लियोग्राफी, सब लिखेंगे पूरा, जैसे रिसर्च पेपर होता है। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो एक सिनॉप्सिस देते हैं। सिनॉप्सिस इज द पार्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च। उससे आपको ये क्लियर आइडिया लग जाता है कि आपने जो है, जब एक रिसर्च पेपर लिखेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट रखेंगे, डाटा मेथोलॉजी रखेंगे, इंट्रोडक्शन रखेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, की टर्म्स रखेंगे, लाइक। तो आप कंसल्ट किससे करेंगे जब स्टार्टिंग में आपको मालूम नहीं होगा? एकेडमिक जर्नल, बुक्स, सुपरवाइजर, या कॉन्फ्रेंस में आप पेपर भेजेंगे तो वहाँ सीखेंगे, या गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर पेपर देखेंगे, वहाँ से सीखेंगे, राइट। कैन आई स्टडी अर्लियर सिमिलर रिसर्च केयरफुली। तो जो भी स्टडी पहले से हुई है उसको केयरफुली पढ़ना है। देखिए पढ़ते तो सब हैं, मैंने भी पढ़ी, लेकिन जितना केयरफुली पढ़ेंगे इतना ही अपनी रिसर्च पे वर्क अच्छा कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइब्रेरी यूज करनी होगी, डाटाबेस यूज करना होगा, जो भी सोर्स होंगे उनको एकदम नए नए रेफरेंस के रूप में लेना होगा। सोर्स जो होंगे उसको हमें कोट करना होगा, राइट। देन डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। जो भी हमारी रिसर्च है उसमें हाइपोथेसिस हमने क्यों ली, कैसे ली, उसको डिफाइन करना होगा। टेंटेटिव एजम्पशन लेनी होगी, जैसे कि लॉजिकल और एम्पायरिकल एविडेंस। अब मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था लॉजिकल क्या होता है, एम्पायरिकल क्या होता है। दो टाइप के एविडेंस होते हैं, ठीक। आप इनको अच्छे से समझ लेना कि जिसके पीछे लॉजिक बिहाइंड, हमारी रिसर्च के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। और एम्पायरिकल मतलब एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक टर्म में ऐसे कह सकते हैं। बिना साइंटिफिक एविडेंस के हम जो है रिसर्च नहीं कर सकते। एक्ट एज द फोकल पॉइंट, हमें अपनी रिसर्च के एकदम फोकल पॉइंट पर काम करना होगा, राइट। कह रहे हैं इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नैरो रिसर्च स्कोप, गाइड डायरेक्शन। जो भी हमारा रिसर्च का स्कोप है उसको नैरो कर लेंगे, यानी कि हमें वाइडर थिंक करके वर्क छोटे पे करना है।
वर्क बड़े पे नहीं कर सकते हम, सोच सकते हैं बड़ा, हाँ पूरी गैलेक्सी के बारे में हैं, कितने प्लेटो है, या हम कह सकते हैं कि हाँ सूरज है। अब सूरज तो बहुत बड़ा पार्ट है एक सन, उसमें लाइट कैसे आ रही है, हीट इतनी कैसे है, कितनी डिस्टेंस पे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उसके एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वर्क करें। फिर कह रहे हैं शार्पन थिंकिंग, फोकस ऑन की एस्पेक्ट, अपनी थिंकिंग को शार्प करेंगे और फोकस पॉइंट किस पे करेंगे, केवल की एस्पेक्ट पर। कह रहे हैं इंडिकेट रिक्वायर्ड लाइक डाटा टाइप, एनालाइज मैटर। हमें एक तो अपने डाटा पे वर्क करना है, फिर एक एनालाइज, राइट। इन दो पॉइंटों पे हमें ज़्यादा वर्क करना है। अब ये पॉइंट हमें कैसे डेवलप करेंगे, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डेवलप। डिस्कस विद एक्सपर्ट एंड कलीग। नंबर एक बात, अगर रिसर्च करने के लिए हमें एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करना होगा और कलीग के साथ, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, सुपरवाइजर हैं, आपके सीनियर हैं, ठीक, जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, या फिर आप यूट्यूब से हेल्प ले रहे हैं। देन रिव्यू डाटा, डाटा जो भी आपने लिया है, रिकॉर्ड किया है, उसको अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, पैटर्न देखेंगे, उसका डाटा क्या चल रहा है। सपोज लास्ट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम देखेंगे 6.53% है, इस साल 7.1% है। देन नेक्स्ट ईयर क्या होने वाली है, 7.5 होने वाली है, ठीक। उसके बाद क्या होने वाली है, 7.8% होने वाली है। उसके बाद क्या होने वाली है कि घटने वाली है, दोबारा से 6.9 होने वाली है, ठीक। तो ये पैटर्न देखेंगे कि कोई भी जब डाटा लेते हैं तो वो जो है एक फ्लक्चुएशन होती है, तो उसको हम पैटर्न चेक करेंगे। फिर करेंगे स्टडी ऑफ सिमिलर पीरियड रिसर्च, जो भी उससे पहले रिसर्च हुई है उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिमिलर रिसर्च में फिर उसका कंसिक्वेंस क्या निकला था, तभी तो हम फ्यूचर एस्पेक्ट में थिंक करेंगे, वही तो रिसर्च है। देन एक्सप्लोरेटरी फील्ड इंटरव्यू फॉर इनसाइट, कुछ जगह पर हम फील्ड इंटरव्यू करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी का हम एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, उनका ट्रेंड देखेंगे। एक मैंने नोट दिया, नोट ऑलवेज नीडेड लाइक एक्सप्लोरेटिव फॉर्मुलेटिव रिसर्च, ऑलवेज ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छी रिसर्च के बाद इंटरव्यू देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊँ मैं, किसी ने कोई बुक लिखी किसी अच्छे टॉपिक पर, अब बुक लॉन्च होने वाली है, पब्लिश होने वाली है, तो उससे पहले क्या होता है, सेमिनार रखते हैं ऊपरी से ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें बताते हैं हमारी ये बुक है, इस बुक में हमने ये कवर किया है, और ऐसे ऐसे हमने ये टॉपिक कवर करके और हमने ये हाईलाइट किया है। इसको कहते हैं कि हम एक तरह से एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मुलेटिव रिसर्च का एक पार्ट है। वहाँ से फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेके फिर आपको उसमें मेंशन कर देंगे या फिर फर्दर एडिशन में इंक्लूड कर देंगे। जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार है वो इसी का एक पार्ट है। देखिए जब हम पेपर लिख लिया हमने, वो रफ पेपर हो गया, कहीं भेजने से पहले, पब्लिश कराने से पहले मैंने कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिसर्चर होते हैं, तो वो रिसर्चर हमारे काम को देखेंगे, हमने क्या टॉपिक लिया, क्या प्रॉब्लम थी, उसके अकॉर्डिंग हमने रिव्यू लिटरेचर किया, बहुत सारी स्टडी कोड की, देन डाटा हमने लिया स्पेसिफिक एरिया का, स्पेसिफिक टॉपिक का, उस डाटा को एनालाइज करके ये रिजल्ट निकाला। देन ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन है, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर सकती है, हम इस पेपर को कुछ फर्दर आपसे सजेशन चाहते हैं, तो वहाँ बैठे हुए जो होंगे अच्छे रिसर्चर क्या होते हैं उसमें बताते हैं आपको ये मेथड और इंक्लूड करना चाहिए, ये मेथड हटा दो। तो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जो होता है वो हमारी कमियों को उजागर करने का नहीं, बल्कि हमें एक सीख के लिए होता है। लेकिन आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा है कि कोई बोलना नहीं चाहता, सोचते हैं हम इसमें कमी निकालेंगे तो कहेंगे अरे हमारी रिसर्च में कमी निकाला, लेकिन नहीं, सीखता ज़्यादा तभी है आदमी जब उसकी रिसर्च में कमियां निकलती हैं। तो कमियां कहाँ निकलेंगी, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जब हम पेपर पढ़ने जाएंगे, हमारी हेजिटेशन दूर होगी, राइट। तो डेट इज़ द बिग पार्ट फॉर आवर रिसर्च। उसके बाद जब वहाँ कमियां होंगी हम उन्हें दुरुस्त करेंगे और अपने गाइड को या अपने सुपरवाइजर या सीनियर को उसको थोड़ा सा चेक करा के और उसको अंडरस्टैंड मतलब करके फिर भेज देंगे कहीं के। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी रिवीजन आता है, कुछ कमियां होती है, जो रिव्यू करता है पेपर को, वो रिव्यू करके हमें रिवीजन करना होता है कि जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको ठीक करके तब फाइनल सबमिशन। देन आपका एक्सेप्टेंस का लेटर आता है कि आपका पेपर एक्सेप्ट कर लिया गया, अभी हम इसे पब्लिश कर देंगे, राइट।
फिर यहाँ स्टेप 4 करें प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एक डिज़ाइन तैयार करना है, उसमें भी समझना है क्या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, फ्रेमवर्क कैसा बनाना है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। एक रिसर्च करने से पहले हमें पूरा एक ग्राउंड तैयार करना होता है। हमने ये टॉपिक लिया था क्योंकि ये समस्या थी, एक पोल्यूशन की समस्या थी, तो पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक लिया, किस एरिया में थी उस एरिया को लिया, ठीक, किस वजह से हो रहा है उन वजहों को लिया, मतलब डाटा कलेक्ट किया उनका, फिर उनको एनालाइज करने के बाद हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये इस वजह से हो रहा है पोल्यूशन। देन हमने पॉलिसी इम्प्लीकेशन और कंक्लूजन में ये लिखा है गवर्नमेंट हमें इस तरीके से रेमेडी दे सकती है, पोल्यूशन को ऐसे हम कम कर सकते हैं, या फिर जो है जनरल मास है जो पब्लिक है वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती है पोल्यूशन को कम करने के लिए। अपने घर में सपोज करें कि पहले वुडन लाइक लकड़ी या फिर काऊ डंग वो जलाते थे घरों में ज़्यादातर, गांव में भी और शहरों में भी, लेकिन अभी क्या हो गया उसकी जगह एलपीजी ने ले ली। तो एलपीजी ने एक तरह से पोल्यूशन कम किया, घरों का जो पोल्यूशन था चूल्हे का, जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी धुआं वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब इंजूरियस था हेल्थ के लिए वुमेन की। तो ये खाना तो बनता था शुरू से, अभी भी बनता है, फ्यूचर में भी बनता रहेगा, लेकिन हम उसमें ऐसे ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमने फास्ट फूड पे कुछ मूव कर दिया है, फिर हमने कुछ क्या किया है कि गैस पे बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं नाश्ते में, बिस्किट वगैरह जो हम जो है खाना बनाने से बार बार बच जाते हैं। तो ये क्या है थोड़ा सा पोल्यूशन को मिनिमाइज करने में हेल्प हो रहा है। कह रहे हैं एंश्योर एफिशिएंट एविडेंस कलेक्शन, एफिशिएंट एविडेंस लेनी चाहिए हमें अपनी रिसर्च के लिए, ये नहीं है खाली थ्योरी बेस पे। टाइम को बचाना चाहिए, एफर्ट एंड कॉस्ट, एफर्ट होनी चाहिए, कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, राइट। जैसे कि इन्होंने कहा पर्पज ऑफ द कैटेगरी, जैसे एक्सप्लोरेशन, फ्लेक्सिबल डिजाइन हो, मल्टीपल एस्पेक्ट आ जाए उसमें। फ्लेक्सिबल ये हो कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकें, उसमें एस्पेक्ट बहुत सारे कवर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में जैसे मिनिमाइज बायस, बायस तो होता है रह जाता है रिसर्च में, लेकिन उसको मिनिमाइज हो, और मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, जो भी हमने डाटा निकाला है, जो भी हमने रिसर्च की है, फाइंडिंग की है, उसमें रिलायबल एस्पेक्ट होने चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें ट्रूथनेस ज़्यादा हो, ट्रूथ, राइट, सत्यता ज़्यादा हो। डायग्नोसिस करें, प्रॉब्लम एनालिसिस, इवेल्युएशन, जो भी प्रॉब्लम है उसकी एनालिसिस करें, उसका इवेल्युएशन करें। देन एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किस कारण से हुई और उसका इफेक्ट क्या हुआ, पोल्यूशन किस वजह से हुआ, उसका इफेक्ट डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर होगा, जो भी हमारी एग्री है एग्रीकल्चर उस पर होगा, ये मैंगो ट्रीज पर होगा। सपोज करो कि मैं आपको बताऊं कि ईंट भट्टा 2005 से पहले या फिर सन 2000 से पहले, ठीक, इन टाइम ऑफ लाइक 2000 AD, तो क्या होती थी, चिमनी छोटी छोटी होती थी। उस समय गवर्नमेंट ने फिर थिंक किया कि जो मैंगो ट्रीज है ऑर्चर्ड में उनको नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैंगो की जो थी क्रॉप वो बहुत कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप जो है जो ईंट भट्टे की चिमनी होती है उसको बड़ा बनाओ, ऊंचा बनाओ। ऊंचा बनाने का फायदा नहीं होगा कि जो धुआं निकलेगा वो ऊपर चला जाएगा आसमान में, क्योंकि एक लेवल तक अगर नीचे रहेगा तो फसलों को, मैंगो ऑर्चर्ड या फिर अदर जो हमारे फ्रूट्स के ट्री हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चलिए ठीक है, अब उस समय रिसर्च तो हो गई, तो धुआं जो है नीचे नहीं रुकता। हम देखते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया उस समय, मतलब पिछले 20 साल पहले की बात है, तो मैं ऑब्जर्व भी करता था कि धुआं जब निकलता है तो ऊपर ही जाता था, वो नीचे नहीं रुकता था। पहले जो नीचे धुआं होता था वो नीचे नीचे रुक जाता था पेड़ों से, उनको नुकसान देता। लेकिन अब एक दूसरी समस्या आ गई, अब जो धुआं जा रहा है तो ऊपर एटमॉस्फेयर में हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ पर जो है हीट टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रैन कम होती है, कभी कभी बारिश होनी चाहिए दिल्ली में तो हो जाती है आसपास के एरिया में, यानी कि एक जगह का ठहरा हुआ पानी जहाँ होना चाहिए बारिश वहाँ ना होकर दूसरी जगह हो रही है। हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है, वेदर को हमारे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ह्यूमन मेड एक्टिविटी हो गई ना।
अब हमें उस पर रिसर्च करनी है। तो फिर उसके लिए क्या है कि कोल लकड़ी जो जलाते थे उसकी अब जगह अब गैस आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने देखा है कहीं कहीं जगह जो जो डेड बॉडी होती है उसको मतलब जैसे कहते हैं सब दाह, यानी कि हमें जो है दहन करते हैं इंडिया में, कोई रिचुअल है मरने के बाद जो जलाया जाता है, तो उसको जो है एक सीएनजी या गैस के थ्रू जलाते हैं। वो ऐसे स्टेशन लगा दिए उन्होंने गंगा के यमुना के किनारे। हालांकि कुछ लोग प्रीफर नहीं करते, लेकिन विदेश में तो पूरी तरह से उन्होंने अडेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में भी बहुत जगह चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप अगर सपोज करें कि एक बॉडी को जला रहे हैं तो काफ़ी लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर सकते हैं, मतलब उसमें आप हेल्प कर सकते हैं कार्बन पोल्यूशन को रिड्यूस करने। ठीक, सो ये करें टाइप ऑफ डिज़ाइन, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल में इनफॉर्मल बिफोर और आफ्टर, फॉर्मल रैंडमाइज ब्लॉक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप देखिए एस्पेक्ट है टाइप ऑफ डिज़ाइन। जैसे कि एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग विदाउट मैनिपुलेशन। कहीं कहीं हम डाटा को मैनिपुलेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट जो भी रिजल्ट आते हैं उसी को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है कि कंसिडरेशन मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, स्किल ऑफ रिसर्चर टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनिंग ऑफ मेथड, टाइम अवेलेबल, कॉस्ट एंड रिसोर्स, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए रिसर्च करने के लिए ये नहीं है कि खाली हमने पेन उठाया, कॉपी उठाई और रिसर्च शुरू कर दी, नहीं। हमें इंफॉर्मेशन कैसे है, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, जो रिसर्च कर रहा है, जो टीम है रिसर्च करने वाली, उसकी स्किल्स क्या है। ठीक, अगर मैंने सोशल साइंस के स्टूडेंट को और टेक्निकल या फिर सपोज करो मार्क्स की स्टडी करने के लिए भेज दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक अलग स्टडी होनी है, उसकी पढ़ाई, उसकी स्किल अलग होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ये नहीं है सिंगल इंडिविजुअल एक काम कर लेगा, मून मिशन एक इंडिविजुअल नहीं करेगा, यानी कि टीम होगी। उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन फंड कर रहा है। बड़े प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट कभी कभी वर्ल्ड बैंक भी करती है, कभी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है। इंडिया में एजेंसी बनी हुई है जैसे DRDO, ठीक, इसरो, हाँ, या फिर हम और भी कई सारी एजेंसी बनी हुई है जैसे फॉरेन में नासा, तो वो वर्क करते हैं एक टीम के लेवल पर। एंड टाइम, अब कोई स्टडी कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको जो है गंगा पोल्यूटेड हो रही है तो उसको हम 50 साल लगा दें कि हाँ कैसे क्लीन होगी, ये होगा। नहीं नहीं, हमें एक मिनिमम टाइम पीरियड में लाइक विदिन 2 ईयर्स, विदिन 1 ईयर हमें एक रिसर्च बनानी है और गवर्नमेंट को देनी है। जैसे कि रोड बन रहा है तो रोड की अगर कोई रिसर्च कर रहा है या रोड बनाना है, ऐसा नहीं है 50 साल तक रोड बनेगा तो फिर कब जाकर डेवलपमेंट होगा। कभी कभी हम बात करते हैं मशीनरी की एंड ह्यूमन की, कभी कभी लेबर की बात करते हैं कि लोगों को कैसे जल्द से जल्द एम्प्लॉय किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयकॉट भी होता है मशीनरी का। जैसे AI का भी बॉयकॉट कर रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि AI आने से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ऐसे ही सेम 1992-93 में 90 के दशक में जब LPG चल रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर था, तो कंप्यूटर की क्रांति आई भारत में। तो बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कह रहे थे कि जैसे कि अगर ये कंप्यूटर आ जाएगा तो एक कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा 10 वर्कर को, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एंड एट दैट टाइम अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइक राजीव गांधी, उनका एक विजन था, नहीं हम इससे जो है डेवलपमेंट तेजी से ला सकते हैं, और जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उनको दूसरे स्किल सीखने होंगे, लाइक कंप्यूटर सीखना होगा। तो क्रेज था 2000 के आसपास, 2000 AD के टाइम बहुत क्रेज था। लोग कहते थे कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर कोर्स करने जाते थे दूर दूर, टाइपिंग सीखते थे या फिर कुछ और प्रोग्राम सीखते थे, क्योंकि कंप्यूटर से उनको जॉब मिल जाए। तो अगर जो ये कह रहा था कि नहीं मशीनरी आने से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो फिर मिल्टन फ्रीडमैन में एक कोट किया था कि अगर आप ये कहेंगे कि मशीनरी आने से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि जो नहर बना रहे हैं आप, कोई अगर सपोज नहर बना रहे हैं कैनाल, तो कैनाल को JCB से या फिर मशीनरी से ना करा के स्पून दे दो लोगों के हाथ में, और स्पून से जो है वो नहर बनाते रहेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, ठीक, और आपका डेवलपमेंट भी चल रहा है। लेकिन वही बात कि टाइम, तो यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट
एंड रिसोर्स। जो हम नहर बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? आज के निदान के लिए। ऐसा तो नहीं है कि उस नहर को बनाने के लिए हमें 50 साल बाद का प्लानिंग करना, नहीं। जो अभी पॉपुलेशन है, अभी जो रिसोर्स है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें अभी चाहिए ना। अगर कहीं हमें हाईवे क्रिएट करना है तो हाईवे अभी की समस्या होगी ना कि यहाँ पर रश हो जाता है पीक और ऑफ पीक टाइम में। तो वो हाईवे की वजह से जो वहाँ रश हो रहा है, तो हाईवे अगर निकल जाएगा साइड से तो कुछ हद तक ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। तो उसको तेज़ी से करना है, मशीनरी के थ्रू करना है। ठीक ऐसे करना है जैसे कि अलादीन के जो जिन है उसने रातों रात कंप्लीट कर दिया। जो आप 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद जाएं तो कहें अरे ये 2 मंथ में कंप्लीट हो गया, इतना तेज़ी से विकास हुआ और मिनिमम कॉस्ट में हो जाए। तो इसी को कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए हमारी रिसर्च, राइट। ये बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके कहते हैं डिटरमिनेशन सैंपल डिज़ाइन। देखिए अब उसको मैं डिज़ाइन पे जा रहा हूँ। जैसे सैंपल सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये कैसे करते हैं? जैसे ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसका डाटा बहुत सारा अवेलेबल है। हम इसमें से रिपोजिटरी में थोड़ा सा ले लेंगे डाटा। सपोज करें कि मैंने 500 एरिया रेस्पोंडेंट इन पे रिसर्च करूँगा, तो इससे मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि बाकी पॉपुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इट इज़ नॉट एक्यूरेट बट सम हाउ इट इज़ 80 से 90% तक पूरी इस पर डिपेंड होती है पॉपुलेशन पर, क्योंकि ये सैंपल है और ये सैंपल किसका है? ये पॉपुलेशन से ही लिया गया है, राइट। देन सैंपल डिजाइन करते हैं प्लान फॉर सिलेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, किन लोगों को ले रहे हैं इस पॉपुलेशन में से, फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो हमने सैंपल लिए इस पॉपुलेशन से लिए, लेकिन हमने एक कोने में से ले ली, सपोज नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ ईस्ट में से भी हमने नागालैंड के लोग लिए और केवल उनसे ये कह रहे हैं कि हिंदी के बारे में अपने तजुर्बे बताओ, तो फिर वो एक मुश्किल हो जाएगा। तो सैंपल लेना है पॉपुलेशन से लेना है, सबको मालूम है पॉपुलेशन से लेना है। कैसे लेना है? अलग अलग टेक्निक है। जैसे कि मैंने बताया इंस्टीट्यूट ऑफ सेंसर, टाइम, कॉस्ट, फिजिबल, ये सब चीज़ इशू फिजिबल है नहीं है, इशू हमें ध्यान में रखने हैं। तो हमें कौन कौन से वे से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ये सैंपल लेंगे पॉपुलेशन से। अब मैं आगे कुछ टेक्निक बता रहा हूँ आपको, उन्हें ध्यान दे रखें। देखिए जैसे कि सैंपल क्या होती है? एक तो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पर बिना प्रोबेबिलिटी के हम लेते हैं। जैसे कि एक होता है डेलिब्रेट या जजमेंट। जैसे जज फैसला सुनाता, मैंने कुछ पढ़े लिखे ग्रेजुएट को चुन लिया कि ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको ही चुन लिया, उनका ही ले। तो रिसर्चर सिलेक्ट पर्पसली, कि उनका पर्पस क्या था कि ग्रेजुएट में सपोज करो कि हमारे जो बीए कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट थे, तो मैं ग्रेजुएट वालों से ही पूछूंगा कि कितने यूपीएससी में जाना चाहते हैं। अब मैं ये तो नहीं है 12th वालों से पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी उन्हें टाइम लगेगा। पहले 12th करेंगे, फिर बीए करेंगे 3 साल का। तो मैं फाइनल ईयर जो बीए में है बच्चे, उन टोटल को पॉपुलेशन मानकर इसका सैंपल ले लूँगा, इसमें से 100 या कुछ, इसमें पूछूंगा आप यूपीएससी की कितने लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो मेरा टारगेट क्या था? यूपीएससी के बारे में पूछना कितने जागरूक हैं। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं लोगों से पूछूंगा, इधर उधर नहीं जाऊँगा, ठीक। तो मैंने एक जजमेंट कर दिया कि बीए के बच्चों से पूछो, 12th वालों से न पूछो और ना ही हाई स्कूल वालों से पूछो। देन एक होता है कन्वीनियंस, ये बेस्ड ऑन इजी एक्सेस, कि सपोज मैं बीए वाले बच्चों से मुझे जानकारी लेनी है यूपीएससी के लिए, ठीक। लेकिन मैंने क्या करा, एक ही कॉलेज में गया, वहाँ के बच्चों को कन्वीनियंस किया कि आपका हमें डाटा चाहिए। वो कह रहे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो है आपको डाटा नहीं दे रहे, हम रिसर्च में आपकी पार्ट में हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें उन्हें कन्वींस करना है। देखिए आप अगर अपने 5 मिनट वैल्यूबल दे दें तो हम इससे अपनी एक रिसर्च करके बहुत से लोगों को फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक। तो कन्वींस करना होता है डाटा लेने के लिए, सैम्पलिंग कलेक्ट करने के लिए। बताई दिया हमने सैंपल और पॉपुलेशन को आपको बताई दिया। पॉपुलेशन होता है टोटल पॉपुलेशन और सैंपल होता है पॉपुलेशन में से थोड़ी सी पॉपुलेशन, मतलब हमने सैंपल कलेक्ट करी उस पर रिसर्च करने के लिए, उसे कहते हैं सैंपल। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। आप रिसर्च पॉपुलेशन पे करोगे या सैंपल पे करोगे? कुछ कह देते हैं कि हम पॉपुलेशन पे करेंगे। अरे पूरी पॉपुलेशन पे कैसे कर सकते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि डाटा कलेक्ट करना है, केवल आपको एज, हाइट और वेट लेना है लोगों का,
मेल फीमेल का, सपोज इंडिया में पॉपुलेशन है मेल और फीमेल, दो कैटेगरी ले ली। उनमें से फिर आपने को इनका लेना है कि एज का डाटा, हाइट का लेना है, ठीक, और वेट का लेना है। तो ये डाटा लेते लेते आपको उम्र निकल जाएगी, डाटा नहीं ले पाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से सारी पॉपुलेशन गुना देकर आप 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 पीपल का सैंपल ले लेंगे, इसे कहते हैं सैंपल। अब उनकी एवरेज मतलब एज, हाइट और वेट ये आसानी से ले सकते हैं। उसके बेस पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के जो इतने लोग हैं उनकी एज मतलब एवरेज इतने लोगों की ये है, हाइट ये है, वेट ये है, ठीक। आप अपना इन्फ्रेंस दे सकते हैं। ये हो गया कन्वीनियंस एंड कोटा। कोटा सैंपल होता है फिक्स नंबर आपने ले लिया डिफरेंट स्ट्राटा से, इंटरव्यू चॉइस। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कोटा को, जैसे कि एक तो इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म चलता है कोटा। कोटा क्या होता है, सपोज कि मुझे 10 फॉरेन कार एक साल में परचेज करनी है तो 10 ही करनी है, 12 नहीं कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम जो है मैं 10 ही कर सकता, राइट। यहाँ पर रिसर्च के टर्म में ये है कि अगर मुझे रिसर्च करनी है एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक, सपोज मैं पॉवर्टी पे बात कर रहा हूँ, तो पॉवर्टी के लिए मैंने कहा कि मुझे जो है 10,000 लोग चाहिए, इतना डाटा चाहिए, मैं कोटा फिक्स कर दिया। इतने लोगों को अगर नहीं होंगे तो मैं रिसर्च नहीं करूँ, इतने लोगों को कम से कम मुझे प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड कोटा। अब कोटा कैसे ले सकते हैं, इन 10,000 को हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने जो है इंडिया है, फिर वहाँ से हमने कुछ स्टेट सिलेक्ट कर लिए, फिर स्टेट के बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए, उन डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, ब्लॉक से हमने कुछ ब्लॉक पंचायत या फिर हमने कहते हैं विलेज पंचायत हमने सेलेक्ट कर ली, विलेज से कुछ हाउस होल्ड ले लिए कि हर विलेज से हमें 4 हाउस होल्ड लेंगे। तो इस तरीके से हमने कोटा ले लिया कि इतने इतने हमने ले लिए, वो डिटेल में बताऊंगा बात, ठीक। देन एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी सैम्पलिंग होती है। इसमें मैं ये 6 टाइप लिखा है मैंने यहाँ, इन्हें बस थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम क्या होता है, ऐसे बता दूं, ये पॉपुलेशन है आपकी, पॉपुलेशन, इसमें से आपने सिंपल रैंडम उठा लिए यहाँ से, जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन थी, आपने 10 लोग उठा लिए, ठीक, रिसर्च करने के लिए। आपने उनसे डाटा चाहे इंटरव्यू से लिया या फिर टेलीफोन के माध्यम से लिया या कैसे भी लिया रिसर्च करने के। सिंपल रैंडम ये हो गया, आपने ईच कैंडिडेट इज अवेलेबल, लाइक उस लॉटरी होती है, अब लॉटरी बॉक्स में है, हमें 10 लोगों को इनाम दे रहे हैं, तो कि जिसकी पर्ची आ जाएगी उसको इनाम दे देंगे, तो ये होता है सिंपल रैंडम, राइट। फिर होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक भी रैंडमिंग होता है, एवरी एन एलिमेंट आफ्टर रैंडम। जैसे मैं ये कहूँ, इसमें क्या होता है कि मैं हर एक लेवल पर सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि एक पहला बंदा सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं कहूँगा 10 माह, फिर उसके बाद 20 माह, मतलब 10-10 का, फिर 30 माह का गैप रख लिया, या फिर अगर मैं कहूँगा 9 माह 19 माह, मतलब कोई भी एक लेवल से, ठीक। एक होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है कि पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा, सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्राटा। जैसे पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो हमने उसमें एज में डिवाइड कर दिया। एज में कैसे कि 0 से 5 साल तक के बच्चे, 5 साल से 15 साल तक के, और 15 से 59 साल या 60 साल, और 59 से फिर आगे को 80 प्लस, या फिर ऐसे ऐसे बांट दिया। फिर मैंने कर दिया मेल और फीमेल। अब हम यहाँ से 0 से 5 साल के भी कुछ ले लेंगे, जैसे सपोज 10 सैंपल ले लिए। फिर हमने 5 से 15 साल के 10 सैंपल ले लिए, फिर 15 से 59 साल के भी 10 सैंपल ले लिए, 59 से 80 साल के 10 सैंपल। अब इसमें हमने 40 हो गए। इन 40 में हमने कहा कि 40 मेल लेने हैं और 40 फीमेल लेने हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपल ये शो करती है
कि हमें मेल फीमेल एक्वल लेने हैं या कमर्थ लेने हैं, वो हमें पहले से ही अपने रिसर्च डिज़ाइन में, जैसे मैंने रिसर्च डिज़ाइन बताया, उसमें हमें रखना होगा कि हमें कैसे डाटा लेना है। एक होता है क्लस्टर, तो कह रहे हैं सिलेक्ट ऑल ग्रुप्स क्लस्टर इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल। अब हमने क्लस्टर में क्या होता है, एक क्लस्टर सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ से हमें डाटा लेना है। सपोज करो मुरादाबाद में 5 ब्लॉक हैं, ठीक, तो हमने उसमें से एक ब्लॉक कोई सा सिलेक्ट करा और उसमें से ही हमने जितना डाटा लेना ले लिया, इसको कहते हैं क्लस्टर, ठीक। एक होता है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज क्या होता है, स्टेप बाय सिलेक्शन। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले हमने उत्तर प्रदेश की स्टडी करनी, तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, ठीक, 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट हम उसमें से कितने 5 डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। सपोज करो 5 डिस्ट्रिक्ट में भी आ गए, फिर उसमें ब्लॉक बहुत सारे, तो हम उसमें कह लेंगे कि भाई हम हर डिस्ट्रिक्ट से, ईच डिस्ट्रिक्ट से जो है 5 विलेज ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, और हर विलेज से 10 हाउस होल्ड ले लेंगे, राइट। तो डाटा अल्टीमेट क्या करा हमने, मल्टी स्टेज में हमने डाटा ले लिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, फैमिली। देंगे एक होता है सिक्वेंशियल, सैंपल साइज डिसाइडेड प्रोग्रेसिवली। सिक्वेंशियल मतलब जैसे सपोज करें कि हमने पहले ले लिए 200 रिसर्च करने के लिए, अगली नेक्स्ट रिसर्च कर रहे थे तो हम 500 लोगों का लेंगे, सिंपल सैंपल बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंस उसका देखना चाह रहे हैं कि एकदम एक्यूरेट आए। या फिर हम जैसे कि सिस्टमेटिक ले रहे थे, पहले n नंबर पे, जैसे 10वां कैंडिडेट ले लिया, फिर 20वां, तो हम उसे प्रोग्रेसिव वे में ले सकते हैं कि पहले 10वां ले लिया, फिर 30वां, फिर 60वां, यानी कि बढ़ता हुआ, जैसे टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रेग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है, जैसे जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हम उसका nth नंबर को की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ाते रहेंगे, यानी कि गैप जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। इसे कहते हैं सिक्वेंशियल सैंपल साइज, राइट, प्रोग्रेसिवली। देन एक होता है मिक्स्ड सैम्पलिंग, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों आ जाते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैटर की कंक्लूजन, एम फॉर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक, रेड्यूस बायस, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग तो रेड्यूस बायस करनी है, एस्टिमेट एरर जो हो रही थी उन्हें कम करना है, तो हम दोनों को मिक्स करके तब ले सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल फैक्टर है, नेचर ऑफ द स्टडी, कॉस्ट, टाइम, एक्सेसिबिलिटी, इन सबको बेस मान करके हमें अपनी एक ही रिसर्च में कुछ डाटा जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पे ले सकते हैं, कुछ जो है नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे ले सकते हैं, ठीक। अब कौन सा डाटा प्रोबेबिलिटी के बेस पे लेना, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी, ये हमारा रिसर्च डिजाइन शो करेगा कैसे करना है, क्यों करना है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम। अगेन स्टार्ट वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, कि पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम देखिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। टॉपिक जो चूज करते हैं ना, कि टॉपिक चूज करने में बहुत परेशानी हुई है, ट्राइबल वुमेन पे करनी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग पे करनी है रिसर्च, इकोनॉमिक ग्रोथ पे करनी है रिसर्च, जो है हमें पब्लिक डेब्ट पे करनी है, या फिर रिसर्च बैंकिंग जो मर्जर हुआ उस पर करनी है, राइट, या फिर जो जीएसटी का अभी एक स्लेब चेंज किया है गवर्नमेंट ने, उस पर करनी है कि पहला वाला अर्लियर वाला बेनिफिशियल था कस्टमर को या अब वाला बेनिफिशियल है। तो पहले हमें देखनी है परेशानी क्या है। अभी हमने देख रहे हैं कि जीएसटी कम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी उसी दाम में बिक रही हैं। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि हम देखते हैं कि जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो मार्केट में हर जगह पूरी तरीके से पैसे बढ़ जाएंगे तुरंत। अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं या फिर कुछ भी साबुन खरीदने जा रहे हैं, तो अगर पैसे बढ़ गए तो साबुन पे तुरंत से मार्केट में बढ़ जाएंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, वो बढ़ा देगा। पुराना प्रिंट होने के बावजूद भी आपसे नए पैसे लेगा, क्योंकि अगर सपोज पहले कोई 8 रुपए की मिल रही थी 100 और अभी पैसे बढ़ गए तो वो 10 रुपये हो गई, तो कहेगा नहीं नए रेट 10 रुपये हो गए और ये जो है मैं 10 रुपये से कम नहीं दूंगा। लेकिन जब प्राइस कम हो जाते हैं तब वो पैसे कम करके नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा महंगा हुआ है,
या फिर वो ये कहते हैं कि देखिए अभी नया माल आएगा तो तब जाके हम सस्ता बेचेंगे। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर को ही लॉस करना है, जो शॉपकीपर है, प्रोड्यूसर है, किसी भी स्टेज को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, अल्टीमेट जो फिजिबल पर्सन है, जो बियर करता है, चाहे वो कॉस्टली गुड्स हो या फिर लेस कॉस्टली, उनको कंज्यूमर ही करता है। तो ऐसे ही एक जो रिसर्चर है, जो अच्छा रिसर्चर है, उस रिसर्चर को थिंक करना है कि रिसर्च तो उसी को करनी है, एंड ही अडोप्ट द पॉलिसी, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आइदर ए गुड वे और इन ए लाइक layman or in rough way. So he think overall how he go to research. In deep research, he actually tackle the situation, the problem available around or surrounded his society or in country, or he just wanna to go to like get a PhD degree or wanna to a job, right? So आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर से आपको लेक्चर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।